हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हमारा विलियन चैप्टर का लास्ट वीडियो है। मैडम के ऑलरेडी न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं, सर का भी न्यू लेक्चर न्यू चैप्टर का जल्द ही आने वाला है। ठीक है, आज लास्ट टॉपिक है हमारा असामान्य मूलर द्रव्यमान। मैं कोशिश करूंगा कि इससे आगे ये ना जाए, पर यदि गए भी तो एक आध लेक्चर जा सकता है, परंतु कोशिश यही रहेगी कि यही आखिरी लेक्चर हो। इसके बाद न्यूमेरिकल के अगले वीडियो में आप परीक्षा के पहले मैंने आपको बता दिया था, पिछले वाली वीडियो में अपडेट दे दी थी। ठीक है, आज बात होगी असामान्य मोलर द्रव्यमान की। बात कुछ ऐसी है कि ये केमिस्ट्री है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपने दो चीजों को आपस में मिलाया, आपने सोचा इसकी मात्रा बढ़ेगी या सामान्य रहेगी। ठीक है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो आपने रिजल्ट सोचे थे उससे अलग रिजल्ट निकलते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कैसे, हाउ इट्स डन और क्या होगा। चलो, हम सभी ने अणुसंघ गुणधर्म पढ़े। अणुसंघ गुणधर्म आप सभी को पता है कि विलयन के निश्चित आयतन या मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर ही अणुसंघ गुणधर्म निर्भर करते हैं। किस पर? विलय के कण यानी कि विलय के मोल। सिंपल, बहुत सिंपल रखते हैं, विलय के कण यानी कि विलय के मोल। और इन पर निर्भर करते हैं कौन? विलयन के अणुसंघ गुणधर्म। टोटल 4 टाइप के देखे थे हमने। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और पराशरण दाब। ये सब किस पर निर्भर करते हैं? विलयन में उपस्थित विलय के मोल पे, है ना, विलय के मोल पे। इस पर निर्भर करते हैं क्या? अणुसंघ गुणधर्म। प्रकृति से कोई लेना देना नहीं। अब क्या हुआ, हमने एक उदाहरण लिया, हमने लिया जल और उस पे ऐड कर दिया KCl, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड। और एक और विलयन लिया, इस पे हमने ले लिया क्या? जल और CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, हमने लिया और इन लोगों को मिला के एक विलयन तैयार किया। ध्यान से सुनना एक एक चीज, ये कथावाचक प्रवचन जैसे लगेगा आपको। अब क्या हुआ, हमने इसका 1 मोल लिया और इसके लिए हमने 2 मोल। कितने मोल लिए हमने? 2 मोल इसके लिए। इसके 1 मोल में 74 ग्राम कुछ KCl आता है। इसका आप निकाल सकते हैं, इसकी भी एक डेफिनेशन है जिसे हम बीच बीच में कभी भी वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कुछ मात्रा इसकी रही और आपने 1 मोल 1 लीटर जल में मिला दिया। अब आपने कितने मोल मिला बेटा? 1 मोल। अब क्या हो, यहां पर आपने एक एक मोल लिया था KCl का, जो कि इतना बड़ा था, 1 मोल। ठीक है, अब जब आपने इसमें पानी में मिलाया, जब आपने इसको पानी में मिलाया तो क्या हुआ, यहां पर यह विभाजित हो गया। काय पे विभाजित हो गया? एक के प्लस आयन पे विभाजित हो गया और Cl माइनस आयन में विभाजित हो गया। अब आपने यहां पर 1 मोल लिए थे, परंतु यहां पर अब आपको 2 छोटे छोटे मोल देखने को मिल गए, है ना। अब आपको कितने कण देखने को मिल गए? यहाँ पर एक ही कण था बड़ा सा, परंतु यहाँ पर अब आपको 2 कण देखने को मिल गए। और आप सभी को पता है कि ये किस पर निर्भर करते हैं? अणुसंघ गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? विलय के मोलों पर। आपने 1 मोल लिया था, परंतु यहाँ पर 2 मोल हो गए। तो क्या इससे हमारा जो द्रव्यमान है, जो हम गणना करते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन कितना होगा, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कितना होगा, हिमांक में अवनमन कितना होगा, क्या यह 1 मोल जितना प्रभाव डालता था, क्या ये 2 मोल बनने के बाद प्रभाव अधिक पड़ेगा या कम पड़ेगा? यही निकल के आता है असामान्य मोलर द्रव्यमान के अंतर्गत। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर दूसरा केस देखते हैं हम। दूसरा केस देखते हैं, धीरे धीरे समझना। यहां पर आपने 2 छोटे छोटे अणु लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल के, ठीक है, 2 अणु लिए आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल के। और यहां पर क्या हुआ, इन्होंने मिलके एक बड़ा अणु बना लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का। और ये क्यों बना? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में हाइड्रोजन बंध ज्वाला जुड़ गए, यहां पर एक नई संरचना निर्मित हो गई।
कैसी, ये आपका CH3 था, ये अगले कार्बन से जुड़ा था, यहाँ पर ऑक्सीजन था, इधर पे आपका OH था, ठीक है, ये आपका OH था। इधर पे क्या हुआ, यहाँ पर एक नया बंध निर्मित हो गया और H कुछ इस प्रकार से जुड़ गया। यहाँ पर भी यदि हम देखें तो डबल बॉन्ड लगा दीजिए ऑक्सीजन के साथ और ये क्या हाइड्रोजन बंध यहाँ पर निर्मित हो गया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, ये बड़ा बॉन्ड बनाना पड़ेगा, यहाँ कार्बन आएगा, यहाँ ऑक्सीजन आएगा, सॉरी कुछ मिसिंग हो गया, हाँ यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा और इधर हाइड्रोजन और इधर CH3। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बन गया, हमने दो अलग अलग अणु लिए थे, वो मिलके बड़ा अणु बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हुई। सबसे पहले यदि आप देखोगे तो यहाँ पर इस वाली स्थिति में दो अणु आपस में टूट गए, ठीक है, और ये टूटने को ही बोला जाता है वियोजन। वियोजन या आप कह सकते हैं अपघटन। और यहाँ पर इस वाली स्थिति में क्या हो गया, संयोजन। दो चीजें आपस में, दो अणु आपस में जुड़ गए, है ना। तो इससे भी फर्क पड़ेगा ना। विलियम का क्वथनांक कम ज्यादा हो सकता है, वाष्पीकरण, अपेक्षिक अवनमन, बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो सकती है। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान के दो मुख्य उद्देश्य हो सकते हैं या दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला, अणुओं के मध्य वियोजन और अणुओं के मध्य संयोजन, और यही प्रभाव डालेगा असामान्य मोलर द्रव्यमान में, ठीक है। इन्हीं के कारण जो द्रव्यमान है ये अलग अलग आ सकते हैं। आपने सूत्र से निकाला, वहां पर कुछ आ रहा था, आपने प्रैक्टिकल करके देखा, वहां पर कुछ और ही आ गया। अब ये जो समस्या थी ये नोटिस करी 1880 में श्री वॉल्ट ऑफ जी ने, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर इन्हीं ने कुछ नियम दिए कि ये जो वियोजन हुआ इसका निर्धारण कैसे होगा, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और क्या परिणाम होगा। इसके लिए कुछ ना कुछ स्थिरांक या गुणांक तो होना चाहिए। तो जी हाँ, इसके लिए गुणांक निकल के आया जिसे ही कहा जाता है वॉल्ट ऑफ गुणांक। ये जो संयोजन और वियोजन के बीच का अंतर यानी कि सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान के मध्य जो संबंध बताए, जो बीच का निर्धारण करे, वही है वॉल्ट ऑफ गुणांक। और इसे प्रदर्शित किया जाता है बेटा आई से। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, आई से। अब इसका एक सूत्र होता है, कि इसे निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर सामान्य मोलर द्रव्यमान। इसके बटे में कर दीजिए आप असामान्य मोलर द्रव्यमान। इनके बीच का जो अनुपात आएगा वही होगा क्या, आपका वॉल्ट ऑफ गुणांक। अभी हम इनका संबंध भी स्थापित करेंगे अणु संकुल के गुणधर्म से। या फिर आप आई बराबर लिख सकते हैं, अभी जो शब्द है आप नोट करिए, हिंदी में अभी आपको बताता हूँ। वैसे मैं बता चुका हूँ, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान और ये परिकलित और यदि बाद में जाए तो आप ये कह सकते हैं संयोजन या वियोजन के बाद विलय के देखो, जब आपने मिला लिया, ठीक है, आपने मिला लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वाले केस में आपने KCl को मिलाया और वो दो अणुओं में बढ़ चुका।
तो उसके बाद का अंतर, उसके बाद के विलय के मोलों की संख्या आपको लिखनी है। और इसी के नीचे आएगा संयोजन या वियोजन के पूर्व विलय के मोल। ठीक है, ये था एक मोटा मोटा स्थिरांक या फिर आई का मान आपको कैसे निकालना है। ठीक है, प्रेक्षित जो आपने प्रैक्टिकल करके देखा उससे, परिकलित जो आपने सोचा था, जो आपने सूत्र से निकाला। इसी प्रकार से सामान्य द्रव्यमान जो उससे आया प्रैक्टिकल से, असामान्य जो सूत्र से था। सूत्र से आप निश्चित नहीं कर सकते कि क्या आएगा, एक अनुमान होता है वो, परंतु प्रैक्टिकल से निश्चित रूप से आ ही जाएगा। तो संयोजन या वियोजन के बाद विलय के मोलों की संख्या और संयोजन या वियोजन के पूर्व विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, कणों की संख्या। यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा कण या मोलों की संख्या। ठीक है, पूर्व कण के मोलों की संख्या, ये परफेक्ट है। विलय यहाँ पे आएगा संयोजन या वियोजन के पूर्व विलय के कणों की मोलों की संख्या, और यहाँ पर आएगा संयोजन या वियोजन के बाद विलय के कणों के मोलों की संख्या। ये होगा प्रॉपर परफेक्ट, करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब इनका संबंध हमें स्थापित करना किससे, अणुसंघ के गुणधर्म से। तो अणुसंख्या के गुणधर्म में आपको सभी के सूत्र पता होने चाहिए, जिसकी वाष्प में अपेक्षिक अवनमन का सूत्र क्या होता है, और हिमांक में अवनमन का क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, पराशरण दाब का क्या सूत्र होता है, उनके सब में आपको आई का गुणा कर देना है। ठीक है, तो आपका असामान्य मोलर द्रव्यमान का जो नियम है वो निकल के आ जाएगा, जो मान है प्रॉपर सही मान है वह निकल के आ जाएगा। तो अब मैं एक एक करके सभी सूत्र लिखूंगा, आपको नोट करना है। तो सबसे पहले वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये रहा बराबर। यहां पर आपको क्या लिखना है, पी नॉट माइनस पी या एस कर दीजिए बटे पी नॉट, है ना, यही आता है। हाँ, यहाँ पर आप कर दीजिए पी ए यानी कि शुद्ध विलायक का, और इसके साथ में आपको गुणा कर देना किसका, आई का, और आई के साथ में किसका गुणा होगा, विलय के मोल। तो यहाँ पर आप कर दीजिए विलय के मोल के लिए आप कर दीजिए N2 बटे Na। ये सूत्र हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का। फिर उसके बाद में आता है क्वथनांक पे उन्नयन, जिसे कि हम दर्शाते हैं डेल्टा टी बी से। डेल्टा टी बी बराबर होता है आई से अब आपको गुणा कर देना है वाष्प दाब क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र का। तो ये किसके समानुपाती होते हैं, ये मोललता के समानुपाती होते हैं। तो बस आप मोललता के साथ में जो सूत्र आएगा वो कर दीजिए के बी एम। उसी प्रकार से हिमांक में अवनमन का आएगा डेल्टा टी एफ बराबर होगा आई के एफ एम, या के बी एम आएगा, के एफ एम आएगा। ठीक है, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के लिए, ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। अब इसी के बाद में पराशरण दाब यानी पाई का यदि आपको निकालना है तो आई इंटू कर दीजिए आप, आई के बराबर आएगा सी आर टी। ये सारे सूत्र आपको बड़े रूप में आपकी बुक में या फिर जब आप हमारे लॉन्ग वीडियोस देखोगे वहां पर मिल जाएंगे। तो ये हो गया वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए, ये हो गया काय के लिए, क्वथनांक में उन्नयन के लिए, हिमांक में अवनमन के लिए, और ये पराशरण दाब के लिए। तो इस प्रकार से आपको इसका संबंध स्थापित कर देना किसके लिए, असामान्य मोलर द्रव्यमान के लिए। यहाँ आके विलियन चैप्टर दी एंड होता है। कुछ चीजें जो रह गई होंगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप सो सारी चीजें तो हो गई। ठीक है, मैक्स टू मैक्स एनसीईआरटी जितना बोलती है सारी चीजें कवर कर दी, कुछ रह गई होगी तो यू कैन आस्क। वर्कली हार्डली विधि मैंने छोड़ी है, बार बार बता चुका है। तो मिलेंगे जल्द ही नए टॉपिक के साथ, मतलब नए चैप्टर के साथ में। और मेरा मन है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करें, या फिर इस
चैप्टर का सबसे लास्ट वाला चैप्टर जो कि है जैव अणु, हम उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर उस पर वीडियोस नहीं है, ठीक है, उतने अच्छे नहीं। तो हमारा उद्देश्य वही होगा। तो आप कमेंट करके बताइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर जैव अणु, ठीक है, या आप बोलो तो उपसंयोजन यौगिक भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। आपके कमेंट के ऊपर रहेगा, मुझे इंतजार रहेगा, जिस पर भी अधिक वोट आएंगे हम उसे स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सरल एकेडमी को इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए, फाइनेंशियली, मोटिवेशनली और कमेंट कर, ठीक है। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ में। राधे राधे।